मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 25 और 26 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 25 का वाचन। रविवार की सुबह आनंदमयी पान लगा रही थी और शशि मुखी उनके पास बैठी सुपारी काटकर ढेर लगा रही थी। इसी समय कमरे में विनय के आते ही अपनी गोद की सुपारियां फेंककर हड़बड़ाती हुई शशि मुखी उठकर भाग गई। आनंदमयी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। बड़ी जल्दी विनय सबसे घुल मिल जाता था। अब तक शशि मुखी से भी उसका काफी मेल जोल था। दोनों ही एक दूसरे को काफी छकाते भी रहते थे। विनय के जूते छिपाकर शशि मुखी विनय से कहानी सुनने की युक्ति किया करती थी। विनय ने शशि मुखी के ही जीवन की दो एक साधारण घटनाएं लेकर उन्हीं में खूब नमक मिर्च लगाकर कुछ कहानियां गढ़ रखी थी। इनके सुनाए जाने पर शशि मुखी बहुत चिढ़ती थी। पहले तो वह सुनाने वाले पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर जोर शोर से प्रतिवाद करती, फिर हारकर भाग जाती थी। उसने भी बदले में विनय के जीवन चरित्र को तोड़ मरोड़ कर कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, किंतु रचना शक्ति विनय के बराबर न होने के कारण इसमें विशेष सफलता न पा सकी थी। जो भी हो, विनय के पहुंचते ही शशिमुखी सब काम छोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने दौड़ी आती थी। इतना उत्पात करने पर कभी कभी आनंदमयी उसे डांट देती थी, किंतु कसूर अकेली शशिमुखी का नहीं था, क्योंकि पहले विनय ही उसे इतना चिढ़ा देता था कि वह अपने को रोक न सकती थी। वहीं आज जब विनय को देखते ही हड़बड़ाकर कमरे से भाग गई तो आनंदमयी को हंसी आ गई, किंतु यह हंसी सुख की नहीं थी। इस छोटी सी घटना से विनय को भी ऐसा धक्का पहुंचा कि वह अब कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसके लिए शशिमुखी से विवाह करना कितना असंगत होगा, यह ऐसी छोटी छोटी बातों से ही प्रत्यक्ष हो जाता था। विनय ने इसके लिए जब हामी भरी थी तब केवल वह गोरा के साथ अपनी मित्रता की बात ही सोचता रहा था। स्वयं विवाह को उसने कल्पना के द्वारा मूर्त करके नहीं देखा था। इसके अलावा विनय ने इस बात पर गौर करते हुए पत्रों में अनेक लेख भी लिखे थे कि हमारे देश में विवाह संस्कार मुख्यतया व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। उसने विवाह के संबंध में अपनी स्वयं की निजी इच्छा या अनिच्छा को कोई महत्व नहीं दिया था। आज जब शशिमुखी विनय को देखकर उसे अपना वर जान दांतों से जीभ काटकर भाग गई, तब जैसे शशिमुखी के साथ अपने भावी संबंध का उसे एक साकार रूप दिख पड़ा। उसका समूचा अंतःकरण पल भर में ही विद्रोही हो उठा। गोरा उसे उसकी प्रकृति के विरुद्ध कितनी दूर तक लिए जा रहा था, यह समझकर गोरा के ऊपर गुस्सा हो आया और अपने प्रति धिक्कार का भाव पैदा हुआ। यह याद करके कि शुरू से ही आनंदमयी ने इस विवाह का निषेध किया था, विनय का मन उनकी दूरदर्शिता के प्रति एक विस्मय मिश्रित श्रद्धा से भर आया। विनय के मन का भाव आनंदमयी ने समझ लिया। उसे दूसरी ओर प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने कहा, विनय, कल गोरा की चिट्ठी आई थी। विनय ने कुछ अनमने भाव से ही कहा, क्या क्या लिखा है? आनंदमयी बोली, अपनी तो कुछ खास खबर नहीं दी। देश के छोटे लोगों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर लिखा है। घोषपाड़ा नाम के किसी गांव में मजिस्ट्रेट ने क्या क्या अन्याय किया है उसी का वर्णन है। विनय ने गोरा के विरुद्ध उत्तेजना के कारण ही अधीर होकर कहा, गोरा की नजर बस उस दूसरी तरफ ही है और हम लोग जो समाज की छाती पर सवार होकर रोज न जाने कितने अन्याय करते हैं, उन सब की लिपापोती करते हुए क्या यह कहते रहना होगा कि ऐसा सत्कर्म दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता? ससा गोरा पर ऐसे आरोप लगाकर विनय अपने को जैसे
दूसरे पक्ष में खड़ा कर रहा हो। यह देखकर आनंदमयी हंस दी। विनय ने कहा, मां, तुम हंस रही हो, सोच रही हो कि एकाएक विनय को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें बताता हूं। उस दिन सुधीर ने हाटी स्टेशन पर मुझे अपने एक मित्र के बागान में ले गया था। हम लोगों के सियालदह से चलते ही बारिश शुरू हो गई। सोदपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो देखा कि साहबी कपड़े पहने हुए एक बंगाली ने ठाठ से सिर पर छाता लगाए हुए अपनी बहू को गाड़ी से उतारा। बहू की गोद में छोटा सा बच्चा भी था। बदन की मोटी चादर से किसी प्रकार बच्चे को ढककर वह बेचारी खुले प्लेटफार्म पर एक और खड़ी ठंड और लज्जा से सिकुड़ती हुई भीगती रही और पति महोदय सामान के पास छाता लगाए खड़े चिल्लाते रहे। मैंने पल भर में ही समझ लिया कि सारे बंगाल में चाहे धूप हो चाहे बारिश, चाहे भद्र घर की हो चाहे मामूली, किसी स्त्री के सिर पर छाता नहीं होता। जब देखा कि स्वामी तो निर्लज भाव से सिर पर छाता ताने खड़े हैं और उनकी स्त्री अपने को चादर से ढकती हुई चुपचाप भीग रही है और मन ही मन भी इस दुर्व्यवहार से दुखी नहीं है और स्टेशन पर मौजूद लोगों में से किसी को भी इसमें कोई अनौचित्य नहीं दिखता, तभी से मैंने निश्चय कर लिया है कि अब कभी मुंह से कविताई की वे सब झूठी बातें नहीं निकालूंगा कि हम लोग स्त्रियों को बहुत अधिक सम्मान करते हैं, उन्हें लक्ष्मी और देवी मानते हैं। देश को हम लोग मातृभूमि कहते हैं, लेकिन देश की इस मातृभूमि की महिमा यदि हम देश की स्त्रियों में ही प्रत्यक्ष न करें, अगर बुद्धि से, शक्ति से, उदार कर्तव्य बोध से स्त्रियों को उनके सतेज, सरल, संपूर्ण रूप में न देखें, अपने घरों में केवल दुर्बलता, संकीर्णता और अधूरापन ही देखते रहें, तो देश का रूप हमारे सम्मुख कभी उज्जवल नहीं हो सकता। सहसा अपने उत्साह पर झेप कर विनय ने अपने सहज स्वाभाविक स्वर में कहा, मां, तुम सोच रही हो। बीच बीच में विनय ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ अक्सर लेक्चर झाड़ा करता है और आज भी उसको भाषण देने का चस्का लगा है। मेरी बातें लेक्चर जैसी आदत के कारण हो जाती हैं, लेकिन आज यह लेक्चर नहीं दे रहा हूं। देश की लड़कियों का देश के लिए कितना महत्व है, पहले यह मैं अच्छी तरह नहीं समझता था, कभी सोचता भी नहीं था। मां, मैं और ज्यादा बकबक नहीं करूंगा। मैं ज्यादा बोलता हूं, इसीलिए मेरी बात को कोई मेरे मन की बात नहीं समझता। अब से थोड़ा बोला करूंगा। और अधिक देर विनय नहीं ठहरा, वैसा ही उत्साह भरा मन लिए चला गया। आनंदमयी ने महिम को बुलाकर कहा, बेटा, अपनी शशिमुखी का विवाह विनय के साथ नहीं होगा। महिम, क्यों? तुम्हारी राय नहीं है? आनंदमयी, यह संबंध अंत तक टिकेगा नहीं, इसलिए मेरी राय नहीं है। नहीं तो मेरी राय भला क्यों न होती? महिम, गोरा राजी हो गया है, विनय भी राजी है, तब टिकेगा क्यों नहीं? यह जरूर है कि तुम्हारी राय न होगी तो विनय हरगिज शादी न करेगा, यह मैं जानता हूं। आनंदमयी, विनय को मैं तुमसे अधिक जानती हूं। महिम, गोरा से भी अधिक? आनंदमयी, हाँ, गोरा से भी अधिक जानती हूं, इसलिए हर तरफ से सोचकर ही मेरी राय नहीं है। महिम, गोरा वापस आ जाए? आनंदमयी, महिम, मेरी बात सुनो। इसे लेकर अगर अधिक दबाव डालोगे तो आगे चलकर मुसीबत होगी। मैं नहीं चाहती कि इस मामले में गोरा विनय से कुछ कहे। अच्छा, देखा जाएगा। यह कहते हुए महिम ने एक और पान मुंह में दबाया और गुस्से से भरे हुए कमरे में चले गए। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 25 का वाचन। क्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 26 का वाचन। गोरा जिस समय यात्रा पर निकला, उसके साथ अविनाश, मोतीलाल, वसंत और रमापति, ये 4 साथी थे। लेकिन गोरा के निर्दय उत्साह के साथ ये लोग लयबद्धता नहीं रख सके। बीमार हो जाने का बहाना करके अविनाश और बसंत तो 4-5 दिन में ही कलकत्ता लौट आए। केवल गोरा के प्रति श्रद्धा के कारण ही मोतीलाल और रमापति उसे अकेला छोड़कर वापस नहीं आ सके, अन्यथा उनके कष्टों की सीमा न थी। गोरा न तो पैदल चलकर थकता था, न कहीं रुके रह जाने से उबता था।
गांव का जो कोई गृहस्थ ब्राह्मण जानकर गोरा को श्रद्धापूर्वक घर में ठहराता, उसके यहाँ भोजन इत्यादि की चाहे जितनी असुविधा हो, तब भी गोरा वही टिका रहता था। गांव भर के लोग उसकी बात सुनने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और उसे छोड़ना ही न चाहते। पढ़े लिखे भद्र समाज और कलकत्ता के समाज के बाहर हमारा देश कैसा है, गोरा ने यह अभी पहले पहल देखा। यह विशाल अकेला ग्रामीण भारतवर्ष कितना तितर बितर, कितना संकीर्ण और दुर्बल है, अपनी शक्ति के संबंध में कैसी बुरी तरह भटका हुआ और अपने मंगल के संबंध में अज्ञानी और उदासीन है। हर 5-7 कोस की दूरी पर उसका समाज इतना बदल जाता है। संसार के बृहत कर्म क्षेत्र में चलने कि उसके मार्ग में कितनी अपनी गढ़ी हुई या काल्पनिक अड़चने हैं। छोटी छोटी बातों को वह कितना बढ़ा चढ़ा कर देखता है और उस पर किसी भी रूढ़ी का बंधन कितना कसा हुआ और अटूट है। उसका मन कैसा सोया हुआ, उसके प्राण कितने दुर्बल और उसका उद्यम कितना क्षीण है। यह गोरा ग्रामवासियों के बीच ऐसे रहे बिना किसी तरह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके गांव में रहते रहते वहां के एक हिस्से में आग लग गई थी। इतने बड़े संकट में भी एक होकर प्राण प्राण से कोशिश करके विपत्ति का सामना करने की शक्ति उनमें कितनी कम है, गोरा यह देखकर विस्मय में पड़ गया। हक्के बक्के से सभी इधर उधर दौड़ रहे थे और रो चीख रहे थे, पर व्यवस्थित ढंग से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। गांव के पास कोई जलाशय भी नहीं था। स्त्रियां रोजाना दूर से पानी लाकर घर का काम चलाती हैं। फिर भी रोज रोज की इस मुसीबत से बचने के लिए घर ही में एक मामूली कुआं खोद लेने की बात उन तक को न सूझी थी, जो कि काफी संपन्न थे। पहले भी इस गांव में कई बार आग लगी है। उसे केवल भाग्य का प्रकोप मानकर सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। पास कहीं पानी की कोई व्यवस्था कर रखने की कोई कोशिश किसी ने कभी नहीं की। गांव की ऐसी जरूरत के बारे में भी जिनका बोध नहीं चेता, उनके सामने सारे देश की बात करना गोरा को बेवकूफी ही लगी। गोरा को सबसे अधिक विस्मय इसी बात पर होता कि इन सब दृश्यों और घटनाओं से मोतीलाल और रमापति जरा भी विचलित न होते थे, बल्कि गोरा के क्षोभ को भी असंगत समझते थे। छोटे लोग तो ऐसा करते ही हैं, ऐसा सोचते ही हैं। वे इन सब कष्टों को कष्ट नहीं समझते। छोटे आदमियों के लिए ऐसा छोड़कर और कुछ कभी भी हो सकता है, ऐसा सोचने को ही वे अपनी औकात से बड़ी बात करना समझते हैं। इस अज्ञानता, जड़ता और दुख का बोझ कितना भारी और भयंकर है, और यह बोझ हमारे पढ़े लिखे और अनपढ़ धनी और निर्धन सभी के कंधों पर एक सा है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। आज यह बात अच्छी तरह समझकर गोरा का चित्त हर पल व्याकुल रहने लगा। घर से कोई शोक संदेश मिलने की बात कहकर मोतीलाल भी चल दिया। केवल रमापति गोरा के साथ रह गया। घूमते फिरते दोनों एक नदी के किनारे बसे एक मुसलमान गांव में पहुंचे। आतिथ्य पाने की उम्मीद में सारे गांव में घूमते घूमते केवल एक घर हिंदू नाई का मिला। उसी के घर दोनों ब्राह्मणों ने आश्रय पाने को जाकर देखा। बूढ़ा नाई और उसकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को पाल पोस रहे हैं। रमापति बड़ा धर्म भीरू ब्राह्मण था। वह तो बहुत बेचैन हो उठा। नाई को गोरा ने उसके अनाचार के लिए फटकारा तो उसने कहा, ठाकुर, हम लोग कहते हैं हरि, वे लोग कहते हैं अल्लाह। दोनों में कोई भेद नहीं है। फैली हुई रेत के पार बहुत दूर नदी थी। रमापति ने प्यास से व्याकुल होकर पूछा, हिंदू का पीने का पानी नहीं मिलेगा? एक कच्चा कुआं नापित के घर में था, लेकिन उस भ्रष्ट कुएं का पानी रमापति कैसे पी सकता था? वह मुंह लटकाकर बैठा रहा। गोरा ने पूछा, इस लड़के के माँ बाप नहीं हैं? नापित ने कहा, दोनों हैं, लेकिन उनका होना न होना बराबर है। गोरा ने पूछा, वह कैसे? जो इतिहास नापित ने सुनाया, संक्षेप में वह यूं है। जिस जमींदारी में वे लोग रहते थे, नीलहे साहबों का उस पर इजारा था। नदी किनारे की खादर जमीन को लेकर वहां की प्रजा का नीलकोठी के साहबों के साथ बराबर झगड़ा चल रहा था और प्रजा तो हार मान चुकी थी, लेकिन खादर के इस घोसपुर गांव की प्रजा को
साहब लोग किसी प्रकार नहीं दबा सके हैं। गांव के सभी लोग मुसलमान हैं और उनका प्रधान फर्रू सरदार किसी से नहीं डरता। नीलकोठी वालों से झगड़े के चलते पुलिस से मारपीट करके 2 बार जेल भी हो आया है। घर की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि खाने को 2 कौर भात तक नहीं जुड़ता, फिर भी वह किसी का रौब नहीं मानता। इस बार खादर में खेती करके गांव के लोगों ने कुछ बोरे धान पा लिया था, लेकिन कोई 1 महीना पहले नीलकोठी के मैनेजर साहब लठैत लेकर स्वयं आए और प्रजा का धान लूटकर ले चले। फर्रू सरदार ने इसी झगड़े के समय साहब की दाहिनी बांह पर ऐसी लाठी जमाई कि अस्पताल ले जाकर उसकी बांह कटवानी पड़ गई। सारे इलाके में इतना बड़ा हौसला कभी किसी ने नहीं किया था। तब से पुलिस का आतंक आग की तरह गांव में फैल गया। प्रजा के घरों में कहीं कुछ नहीं रहा। घरों की औरतों की इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं। फर्रू सरदार के साथ और बहुत से दूसरे लोग हवालात में बंद कर दिए गए हैं और अनेकों गांव छोड़कर भाग गए हैं। फर्रू के परिवार के पास खाने को अन्न का दाना नहीं है। उसकी बहू की एकमात्र धोती का यह हाल है कि लज्जावश घर के बाहर नहीं निकल सकती। उनका इकलौता लड़का तमीज नापित की स्त्री को गांव के होने के नाते मौसी पुकारता था। उसकी मोहताज हालत देखकर नाइन उसे अपने घर ले आई और उसका पालन कर रही है। नीलकोठी वालों की एक कचहरी वहां से लगभग 1.5 कोस पर लगी है। दल बल के साथ दरोगा अब भी वही मौजूद है। वहां से कब किस बहाने वह गांव पर धावा कर दे या क्या कर बैठे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल ही नाई के पड़ोसी बूढ़े नाजिम के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। नाजिम का जवान साला दूसरे इलाके से अपनी बहन से मिलने आया हुआ था। बिल्कुल बिना वजह दरोगा ने यह कहकर कि यह पट्टा अच्छा जवान दिखता है, छाती तो देखो पट्टे की, अपने हाथ की लाठी से उसे ऐसा धक्का दिया कि उसके दांत टूट गए और खून बह निकला। यह अत्याचार देखकर बहन दौड़ी हुई आई तो उस बेचारी बुढ़िया को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। पहले इस इलाके में पुलिस इतना जुल्म करने का साहस नहीं करती थी, पर अब गांव के सब तगड़े जवान या तो हवालात में हैं या गांव छोड़कर भाग गए हैं। उन भागे हुए लोगों की तलाश का बहाना करके ही पुलिस गांव पर ऐसा कहर बरपा रही है। इससे कब छुटकारा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर गोरा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, उधर रमापति की प्यास के मारे जान निकल रही थी। नाई की कहानी समाप्त होने से पहले ही उसने पूछा, कोई हिंदू घर यहां से कितनी दूर होगा? नाई ने कहा, वहीं 1.5 कोस पर जो नीलकोठी की कचहरी है, उसका तहसीलदार ब्राह्मण है, नाम है माधव चटर्जी। गोरा ने पूछा, स्वभाव कैसा है? नाई ने कहा, ठीक यमदूत जैसा, ऐसा निर्दयी और दुष्ट ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। दरोगा को जितने दिन खिलाए पिलाएगा उसका सब खर्चा हम ही लोगों से वसूल करेगा, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमाएगा। रमापति ने कहा, गोरा बाबू अब चलिए, और नहीं सहा जाता। उस मुसलमान लड़के को नाइन अपने आंगन के कुएं के पास खड़ा करके घड़े भर पानी खींचकर नहलाने लगी। इस बात से रमापति को और भी गुस्सा आ रहा था और उससे वहां बैठा नहीं जा रहा था। चलते समय गोरा ने नाई से पूछा, तुम तो इस दंगे फसाद के बीच भी इस गांव में टिके हुए हो, तुम्हारे घर के और लोग कहीं नहीं हैं? नाई ने कहा, काफी दिनों से यहीं रहता हूं, इन सब से मोह हो गया है। मैं हिंदू नाई हूं, खेती वेती से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नीलकोठी वाले मुझे कुछ नहीं कहते। और फिर गांव भर में कोई बड़ा तो और रहा नहीं, मैं भी अगर चल दूं तो औरतें डर से मर जाएंगी। गोरा ने कहा, अच्छा, खा पी कर मैं फिर आऊंगा। भूखा प्यासा रमापति नीलकोठी वालों के अत्याचार की इस लंबी कहानी से उल्टे गांव वालों पर ही और बिगड़ उठा। ये मूर्ख बलवान के विरुद्ध सिर उठाना चाहते हैं। इसे उसने इन गवार मुसलमानों की स्पर्धा और बेवकूफी की चरम सीमा ही समझा। इसमें उसे संदेह नहीं था कि सख्त सजा देकर इनकी अकड़ ढीली करना ही इनके लिए उचित होगा। ऐसे अभागों पर पुलिस अत्याचार करती ही है, करने को बाध्य होती ही है, और उसकी जिम्मेदारी मुख्यतया इन्हीं लोगों पर होती है।
यही उसकी धारणा थी। कर्मचारियों से समझौता कर लें, दंगा फसाद क्यों करते हैं? इनमें उतनी ताकत भी कहाँ है? वस्तुतः नीलकोठी के साहबों की ओर ही रमापति की भीतरी सहानुभूति थी। दोपहर की तेज धूप में तपी हुई बालू पर चलते हुए गोरा ने सारे रास्ते भर कोई बात नहीं की। अंत में जब पेड़ों की ओट से कुछ दूर पर कचहरी की छत दिखाई देने लगी, तब सहसा गोरा ने रुककर कहा, रमापति, तुम जाकर कुछ खा पी लो, मैं उसी नाई के घर जा रहा हूं। रमापति बोला, यह कैसी बात है? आप नहीं खाएंगे? चटर्जी के यहां खा पी कर फिर जाइएगा। गोरा ने कहा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, तुम खा पी कर कलकत्ता लौट जाना। मुझे यहीं घोषपुर गांव में शायद कुछ दिन रहना होगा, तुमसे वह नहीं निभ सकेगा। सुनकर रमापति के तो रोंगटे खड़े हो गए। गोरा जैसा धर्मशील हिंदू किस मुंह से उन मलेच्छों के घर रहने की बात कह सकता है? वह सोच ही नहीं सका। खाना पीना छोड़कर गोरा ने क्या भूख हड़ताल करने की ठानी है? लेकिन तब ज्यादा सोचने का भी समय कहाँ था। उसे एक एक पल, एक एक युग जान पड़ रहा था। गोरा का साथ छोड़कर कलकत्ता भाग जाने के लिए उससे अधिक अनुरोध नहीं करना पड़ा। कुछ दूर से उसने घूमकर देखा, गोरा की लंबी देह अपनी छोटी सी छाया को फलांगती हुई दोपहर की तेज धूप में सुनसान गर्म रेती के पार अकेली बढ़ती चली जा रही है। हालांकि गोरा भी भूख प्यास से बेचैन हो रहा था, पर उस दुष्ट अत्याचारी माधव चटर्जी का अन्न खाकर ही उसकी जाति बचेगी, इस बात को जितना ही वह सोचता उतना ही वह और असह्य होती जाती। उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थीं, सिर तप रहा था। उसके मन में एक तीव्र विद्रोह उठ रहा था। वह सोच रहा था, पवित्रता को बाहर की चीज बनाकर भारतवर्ष में हम यह कितना भयंकर अधर्म कर रहे हैं। जानबूझकर जो आदमी फसाद खड़ा करके इन मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, उसके घर में मेरी जाति बनी रहेगी, और जो उस जुल्म को सहकर भी मुसलमान के बच्चे की रक्षा कर रहा है और समाज की निंदा सहने को तैयार है, उसके घर में मेरी जाति नष्ट हो जाएगी। जो भी हो, आचार विचार के भले बुरे की बात फिर कभी सोचूंगा, अभी तो नहीं सोच सकता। गोरा को अकेले लौटते देखकर नाई को आश्चर्य हुआ। गोरा ने पहले तो आकर नाई का लोटा अच्छी तरह अपने हाथ से मांजकर कुएं से पानी खींचकर पिया, फिर बोला, घर में कुछ दाल चावल हो तो दो, मैं बनाकर खाऊंगा। हड़बड़ाकर नाई ने सब सामान जुटा दिया। खाने से निपटकर गोरा ने कहा, मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास ही ठहरूंगा। डर कर हाथ जोड़ते हुए नाई ने कहा, इस अधम के घर आप ठहरेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। पर देखिए, हम लोगों पर पुलिस की नजर है, आपके रहने से न जाने क्या बखेड़ा उठ खड़ा हो। गोरा ने कहा, मेरे यहां रहते पुलिस को कोई उत्पात करने की हिम्मत न होगी, अगर कुछ करेगी तो मैं रक्षा करूंगा। नाई ने कहा, दुहाई है आपकी, आप अगर रक्षा करने की कोशिश करेंगे तब तो और कोई भी उपाय न रहेगा। वे लोग सोचेंगे कि मैंने ही साठगांठ करके आपको बुलाया है और उनके खिलाफ गवाह जुटा रहा हूं। अब तक तो किसी तरह टिका हुआ था, फिर नहीं टिक सकूंगा। अगर मुझे भी यहां से उठ जाना पड़ा तब तो गांव अनाथ ही हो जाएगा। हमेशा से गोरा शहर में रहता आया है, नाई क्यों इतना भयभीत था यह समझना भी उसके लिए कठिन था। वह यही जानता था कि इंसाफ के लिए डटकर खड़े हो जाने से ही अन्याय का प्रतिकार होता है। उसकी कर्तव्य बुद्धि किसी तरह उस विपन्न गांव को असहाय छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब नाई ने उसके पैर पकड़कर कहा, देखिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पुण्य फल से मेरे घर अतिथि हुए हैं, आपको चले जाने को कहता हूं तो इससे मुझे पाप लगता है, लेकिन आपके मन में हम लोगों के प्रति दया है। यह जानकर ही कहता हूं कि मेरे घर रहकर आप पुलिस के अत्याचार में कोई बाधा देंगे तो मुझे ही और बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। गोरा नाई के इस डर को व्यर्थ की कायरता मानकर कुछ विरक्त होकर ही तीसरे पहर उसके घर से चल पड़ा। इस मलेच्छाचारी के घर उसने भोजन किया है, यह सोचकर मन ही मन उसे ग्लानि भी होने लगी। शरीर से थका हुआ और चित्त से विरक्त वह सांझ को नीलकोठी की कचहरी पर जा पहुंचा।
रमापति ने खा पीकर कलकत्ता रवाना हो जाने में जरा भी देर न की थी, इसलिए वह वहां नहीं मिला। माधव चटर्जी ने बड़ी आवभगत के साथ गोरा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। गोरा ने आग बबूला होकर कहा, मैं आपके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। विस्मित होकर माधव ने कारण पूछा तो गोरा ने उसे अत्याचारी और अन्यायी कहकर फटकार दिया और बैठने से भी इनकार किया। दरोगा तख्तपोश पर तकिए के सहारे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तब उठकर बैठते हुए उसने रुखाई से पूछा, कौन हो जी तुम? घर कहाँ है? गोरा ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, तो तुम ही दरोगा हो? घोषपुर गांव में जो जुल्म तुमने किया है मैंने सब सुना है। अब भी अगर ना संभले तो क्या फांसी दोगे? जरा इसका हौसला तो देखो। मैं तो समझा था भीख मांगने आया है, यह तो लाल पीला होने लगा। अरे तिवारी! घबराकर माधव ने दरोगा का हाथ दबाते हुए कहा, अरे क्या करते हो? अच्छे घर का है, बेइज्जती ना करें। दरोगा ने गुस्से से कहा, कहाँ का अच्छा घर? और वह तुम्हें जो मुंह में आया कह गया, यह बेइज्जती नहीं है? माधव बोला, वे जो कहते हैं बहुत झूठ तो नहीं कहते, गुस्सा करने से क्या होगा? नीलकोठी के साहबों की गुमास्तगिरी करके खाता हूं, इससे आगे तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और दादा, तुम गुस्सा मत करो, तुम पुलिस के दरोगा हो, तुम्हें यम का दूध कहना कुछ गाली थोड़े ही है। बाघ तो आदमी को खाएगा ही, कोई वैष्णव तो है नहीं, मानी हुई बात है, उसे खाना तो होगा ही, वह और क्या करेगा? बिना प्रयोजन माधव को क्रोध करते कभी किसी ने नहीं देखा। किससे कब कौन सा काम निकाला जा सकता है या टेढ़े होने पर कौन क्या हानि पहुंचा सकता है, यह पहले से कौन ठीक जानता है। किसी का भी बुरा या अपमान वह अच्छी तरह हिसाब जांचने के बाद ही करता था। गुस्से में किसी पर हमला करके अपनी क्षमता को फिजूल में खर्च नहीं करता था। तब दरोगा ने गोरा से कहा, देखो जी, यहाँ हम लोग सरकारी काम करने आए हैं, इसमें टांग अड़ाने या गोलमाल करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। बिना कुछ कहे मुड़कर गोरा बाहर चला गया। माधव जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाकर बोला, महाशय, आप जो कहते हैं सही है, हमारा काम ही कसाई का है, और यह जो साला दरोगा है इसके तो साथ बैठने में भी पाप लगता है। लेकिन जो जो जुल्म उसके द्वारा करवाने पड़ते हैं मैं जबान पर भी नहीं ला सकता। और अधिक दिन नहीं है, 2-3 बरस और नौकरी करके लड़कियों को ब्याहने का साधन जुटाकर फिर हम स्त्री पुरुष दोनों काशीवास को चल देंगे। मुझे खुद ये अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मन होता है गले में फंदा डालकर लटक जाऊं। खैर, अब आज रात आप कहाँ जाएंगे? यहीं भोजन करके विश्राम कर लें। उस दरोगा साले की सूरत भी आपको नहीं दिखेगी। आपके लिए सब बंदोबस्त अलग कर दूंगा। गोरा को साधारण लोगों से कुछ अधिक भूख लगती थी और आज दिन भर उसे ठीक से खाने को नहीं मिला था। लेकिन अभी उसका सारा शरीर गुस्से से जल रहा था। किसी तरह वह वहां न रुक सका। बोला, मुझे जरूरी काम है। माधव ने कहा, तो रुकिए, एक लालटेन साथ कर दूं। गोरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से चला गया। लौटकर माधव ने दरोगा से कहा, दादा, यह आदमी जरूर सदर गया है, तुम अभी मजिस्ट्रेट के पास किसी को भेजो। दरोगा ने कहा, क्यों, किस लिए? माधव बोला, और तो कुछ नहीं, बस उन्हें एक बार कह आए कि एक भद्रजन न जाने कहां से आकर गवाहों को तोड़ने की कोशिश करता हुआ घूम रहा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।